नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे नई शिक्षा नीति के अनुसार जो बीए प्रथम वर्ष का सिलेबस या पाठ्यक्रम है CDLU यूनिवर्सिटी का हिंदी का, उस पाठ्यक्रम में जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है? साहित्य इतिहास दर्शन, यानी साहित्य का जो इतिहास है वो क्या है, उसके बारे में हम यहाँ विस्तार से जानेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इतिहास क्या है, क्योंकि हमें जानना क्या है साहित्य का इतिहास। तो उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इतिहास का अर्थ क्या है। इतिहास शब्द इति घन है, घन आस, यानी इति है और आस से मिलकर बना है। इसका अर्थ क्या होता है? ऐसा हुआ था, यानी ऐसा हुआ था। इससे स्पष्ट होता है कि अतीत काल की घटनाओं को संयोजित रूप से प्रस्तुत करना ही क्या है? इतिहास है। संयोजित का मतलब क्रमानुसार उनको इकट्ठा करना, यानी अतीत में जो घटनाएं घटित हो चुकी है उन घटनाओं को एक सिलसिलेवार तरीके से प्रस्तुत करना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। यह मानवीय विकास की एक जीवंत प्रक्रिया है, यानी मानव का विकास होगा तो इस प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। एक सफल इतिहासकार अतीत के विस्तार में जो फैली हुई घटनाएं हैं उनका जितना हो सकता है उतना तथ्यपरक विवरण प्रस्तुत करता है। जो पहले हो चुका है उन घटनाओं का विवरण देता है, लेकिन वो विवरण किसके साथ होते हैं? तथ्य होते हैं, उसमें तथ्य के साथ उसका विवरण प्रस्तुत करता है। उसकी दृष्टि हमेशा तटस्थ और स्वच्छ होती है। वह तथ्यों को तोड़े मरोड़े बिना प्रस्तुत करता है, यानी उसमें कल्पना का कोई समावेश नहीं होता। इतिहास में जो भी घटनाएं होती है वो तथ्य के आधार पर प्रस्तुत की जाती है। वह अज्ञात तथ्यों की खोज करता है और तर्क संगत कारण कार्य मूलक विवेचन पद्धति के द्वारा सही निष्कर्ष किसके पास भेजता है? पाठकों के सामने प्रस्तुत करता है। यानी जो तर्क संगत हो, जो तर्क पूर्ण हो, उनका विवेचन जो कारण कार्यमूलक पद्धति को अपनाता है। यानी क्या कारण था, क्या कार्य हुआ और उसके कार्य के पीछे कारण क्या था, क्या ये तर्क के आधार पर या तर्क की कसौटी पर खरा उतरता है, क्या इसमें इसको सही मान सकते हैं, इस तरह का उसका विवेचन करता है और उसके बाद जो निष्कर्ष निकल कर आता है वो पाठकों के सामने प्रस्तुत करता है। इस संदर्भ में डॉक्टर हरीशचंद्र वर्मा लिखते हैं, ये क्या कहते हैं कि इतिहासकार एक अनुभवी और दृष्टि संपन्न व्यक्ति होता है। उसकी दृष्टि अतीत के अनुभवों से, वर्तमान के दबावों से उभरती है, यानी अतीत से क्या लेता है? अनुभव प्राप्त करता है और वर्तमान समय में जो उस पर दबाव होता है, क्या तथ्यपरक इतिहास का चित्रण करना, उससे उभरती है। जब इतिहासकार सांस्कृतिक, आर्थिक, साहित्यिक, सौंदर्यात्मक या कोई अन्य दृष्टि प्रत्यक्ष रूप में अपनाकर नहीं चलता, तब भी कोई न कोई दृष्टि उसके अध्ययन में गहराई से अंशुत रहती है, यानी प्रस्तुत रहती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो इतिहासकार है वो एक अनुभवी व्यक्ति होता है, दृष्टि संपन्न व्यक्ति होता है, उसका दृष्टिकोण कैसा होता है? व्यापक होता है। इतिहासकार किन किन के बारे में विचार करता है? संस्कृति के बारे में, आर्थिक क्षेत्र के बारे में, साहित्यिक जो गतिविधियां हैं उनके बारे में सोचता है, या अन्य जो सौंदर्यात्मक या कोई अन्य दृष्टि, अन्य जो दृष्टिकोण है उसको भी वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं अपनाता, बल्कि उसको एक विशेष दृष्टिकोण से उसका अध्ययन करता है और गहराई से उसको प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। निश्चय से ऐतिहासिक तथ्य मानव जीवन के लिए न केवल उपयोगी होते हैं बल्कि वे मानव समाज को प्रभावित भी करते हैं। देखिए, हमारे इतिहास में जो घटना घटित होती है उस घटना से हम बहुत सारी बातें सीखते हैं, और अगर वो बुरी घटना है तो हम कोशिश करते हैं कि उसको ना दोहराया जाए, और वो कब होगी? जब हमें उस घटना के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञात होगा। अतीत के तथ्यों का संबंध व्यक्तियों तथा उनकी विचारधाराओं से होता है, इसीलिए ऐतिहासिक तथ्य निर्जीव अथवा निरर्थक नहीं होते। यानी जो भी ऐतिहासिक तथ्य है वो निर्जीव और निरर्थक नहीं होते, यानी उसमें एक व्यापक अर्थ रहता है, एक जीवंत विचारधारा रहती है। जैसे हम मानते हैं कि आज हमारा भारतीय समाज किससे प्रभावित है? गांधी जी के विचारों से प्रभावित है, अरस्तू के विचारों से प्रभावित है, या हम उनके विचारों को आज भी पढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी के विचारों को हम जानना चाहते हैं या जानते हैं, भगत सिंह के विचारों को हम जानते हैं। तो ये क्या है? हमारे इतिहास का एक हिस्सा है।
उस इतिहास में हम उनको निरर्थक नहीं मान सकते। उसी प्रकार से अगर हम साहित्य के क्षेत्र की बात करें तो मान लीजिए हम वर्तमान समय में प्रेमचंद की रचनाओं को पढ़ते हैं, तो प्रेमचंद की जो रचना है, मान लीजिए गोदान है, तो गोदान क्या है? ये साहित्य का इतिहास है, यानी पुरानी ये रचना है, लेकिन इस रचना में उस समय की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, किसानों की दशा और दिशा, पूंजीपति वर्ग का कैसे रहन सहन था, वो सब हमें कहाँ से पता चलता है? इन रचनाओं से पता चलता है। तो ये क्या है? ये निरर्थक नहीं होती, बल्कि ये रचनाएं सार्थकता से युक्त होती है, या इन रचनाओं में एक सार्थक दृष्टिकोण होता है। प्रत्येक इतिहासकार के पास एक विश्लेषक दृष्टि होती है, यानी विश्लेषण करने की क्षमता होती है, और इसी क्षमता के कारण या इसी दृष्टि के द्वारा वह तथ्यों को पहचानता है, उनकी वास्तविकता को जानता है, उनको विभिन्न वर्गों में विभक्त करता है, विभाजित करता है, और आने वाली पीढ़ी के लिए अक्षर निधि के रूप में संकलित करता है। यानी किस रूप में? पुस्तक के रूप में। अक्षर निधि यानी क्या है? पुस्तक के रूप में संकलित करता है। इतिहासकार की दृष्टि का सहयोग पाकर ऐतिहासिक तथ्य जीवंत परंपरा का अभिनंग दिखाई देने लगते हैं, यानी वो इतिहास खत्म नहीं होता, बल्कि उसको एक नया जीवन मिल जाता है जब वो पुस्तक के रूप में संकलित होता है। यही कारण है कि ऐतिहासिक तथ्यों के पीछे मानव जीवन की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक चिंतन धाराएं निवास करती है। यानी उस समय राजनीति कैसी चल रही थी, समाज में क्या गतिविधियां थी, आर्थिक दृष्टिकोण से हमारा देश में या अन्य किसी भी क्षेत्र में क्या उन्नति हो रही थी, धार्मिक क्षेत्र में किस प्रकार की विचारधाराएं चल रही थी, ये सब उसमें शामिल होता है। भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों ने अपनी अपनी दृष्टि से इतिहास की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। जैसे सबसे पहले हम देखें तो पाश्चात्य विद्वानों का दृष्टिकोण, ये इसमें सबसे पहले नाम आता है कालिंगवुड का। इतिहास धर्मशास्त्र या भूत विज्ञान की तरह एक चिंतन पद्धति है, यानी इसमें क्या किया जाता है? चिंतन किया जाता है, विचार किया जाता है। यह एक प्रकार का शोध यानी खोज है, अन्वेषण। शोध, खोज और अन्वेषण ये एक ही रूप है। तो यहाँ पर क्या है कि एक प्रकार का शोध, खोज और अन्वेषण है, यानी किसी चीज को ढूंढना, तो ये एक प्रकार की खोज कह सकते हैं, शोध कह सकते हैं, अन्वेषण कह सकते हैं। आर्डर्ट क्या कहते हैं? इनकी पुस्तक है लेक्चर्स ऑन हिस्ट्री। इसमें कहते हैं वास्तव में मानव जाति ने अब तक जो कुछ किया है, सोचा है, उन सबको क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। किया है यानी हो चुका है, जिस पर सोचा जा चुका है, वो सब क्या है? इतिहास है। ईगल क्या कहते हैं? इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण या संकलन मात्र नहीं है, यानी उनको खोजना और एकत्रित करना। संकलन का मतलब क्या है? इकट्ठा करना। केवल उन घटनाओं को खोजना और उनको इकट्ठा करना या संकलन मात्र नहीं, बल्कि या अपितु उनके भीतर कार्य कारण का संबंध भी विद्यमान है, कि जो कार्य हुआ उसके पीछे कारण क्या था, जो विचारधाराएं चली उन विचारधाराओं के आगमन का कारण क्या था, जो हमारे इतिहास में युद्ध हुए उन युद्धों के पीछे कारण क्या था, विचार क्या थे, या जो नई खोज हुई उस खोज को करने के पीछे कारण क्या था। तो ये संबंध भी यहाँ पर जुड़ा हुआ है। हेरोडोटस ने कहा है कि इतिहास खोज, गवेषणा तथा अनुसंधान के आधार पर वैज्ञानिक विधा कही जा सकती है, यानी एक वैज्ञानिक तरीका है, वैज्ञानिक विधा है, जिसमें हम क्या करते हैं? खोजते हैं, कुछ ढूंढते हैं या उसमें अनुसंधान करते हैं। अब भारतीय विद्वानों के दृष्टिकोण में देखते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी को। ये क्या कहते हैं कि अतीत के किसी भी तथ्य, तत्व या प्रवृत्ति का वर्णन, विवरण, विवेचन या विश्लेषण जो काल विशेष या कालक्रम की दृष्टि से किया गया हो, समय को ध्यान में रखा गया हो या उस समय के क्रमानुसार किया गया हो, क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। यहाँ पर अतीत यानी बीते हुए समय में किसी भी तथ्य को हम ले सकते हैं, कोई भी तत्व हो सकता है, कोई भी उस समय की विशेषता हो सकती है। प्रवृत्ति का वर्णन, उसका विवरण, विवेचन और उसका विश्लेषण करना, और किसके अनुसार? काल के क्रम के अनुसार, वो क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। डॉक्टर नगेंद्र जी क्या मानते हैं कि वास्तव में भारतीय इतिहासकार ने अपनी संस्कृति एवं जीवन के आदर्शों के शिवम व सुंदरम के समन्वय का प्रयास किया, जो उसकी परंपराओं को देखते हुए उचित व स्वाभाविक कहा जा सकता है। इसी के अनुरूप ही इतिहास के क्षेत्र में भी, यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, कहा जा सकता है इसी के अनुरूप ही इतिहास के क्षेत्र में भी संश्लेषणात्मक व समन्वयात्मक दृष्टिकोण का परिचय देते हुए उसमें सत्य
सत्य समा जाता है या सत्य कहा जा सकता है। यानी इतिहास में संश्लेषणात्मक और समन्वयात्मक दृष्टिकोण का परिचय देते हुए उसमें सत्य कहा जा सकता है। यहाँ पर क्या है, कहा जा सकता है, यानी सच्ची घटना का वर्णन किया जा सकता है। डॉक्टर शिव कुमार शर्मा के अनुसार इतिहास देशकाल के आयाम में विकसित एवं विकासशील मानव के अन्वेषण के साथ साथ सभी तथ्यों पर आधारित है और युग सापेक्ष की व्याख्या है। यानी उस समय विशेष की व्याख्या है, यानी विस्तार से वर्णन है, वो क्या है, इतिहास है। तो ये बातें आप यहाँ ध्यान में रखेंगे। 3 परिभाषाएं यहाँ पर डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त की, डॉक्टर नगेंद्र की और शिव कुमार शर्मा की। अब जानते हैं कि इतिहास दर्शन का अर्थ क्या है। देखिए, सबसे पहले हमने बताया कि इतिहास क्या है, क्योंकि हमें किसके बारे में जानना है, साहित्य इतिहास के बारे में जानना है। इतिहास दर्शन का अर्थ क्या है? इतिहास के बारे में प्रयुक्त उसकी प्रासंगिकता हाथ जाती है, यह ऐतिहासिक तथ्य बन जाता है। यहाँ क्या है, हाथ आ जाती है, यानी जब हमें उसका पता चल जाता है। तो यहाँ आप लिख लें कि प्रासंगिकता जब हाथ आ जाती है तो यह ऐतिहासिक तथ्य बन जाता है। कई बार तथ्यों की सही व्याख्या नहीं हो पाती, अर्थात या तो उनमें अपेक्षित से कम अर्थ निकाला जाता है या उतना अर्थ निकाल लिया जाता है जितना उसमें है ही नहीं। ये दोनों ही स्थितियां सही इतिहास के मार्ग में बाधक है। यानी या तो बहुत कुछ ढूंढ लेना या कुछ भी ना ढूंढना, यानी अर्थ के पास ना पहुंचना, या तो अपेक्षा से कम अर्थ ढूंढना या उससे ज्यादा अर्थ ढूंढ लेना। दोनों ही परिस्थितियां क्या है, ठीक नहीं है, इतिहास के मार्ग में बाधक है। अपने आदर्श रूप में इतिहास कालक्रम में नियोजित तथ्यों और उनसे संबंध विचारधाराओं और अनुभूतियों का सुसंबद्ध दस्तावेज है। तो यहाँ पर सिंपल तरीके से अगर पूरी नहीं कर सकते तो आप इसको सिंपल तरीके से साधारण तौर पर कर सकते हैं कि इनका मानना है कि इतिहास दर्शन क्या है। इतिहास दर्शन का अर्थ है आदर्श रूप में जो इतिहास कालक्रम में नियोजित तथ्यों और उनसे संबंध विचारधाराओं और अनुभूतियों का सुसंबद्ध दस्तावेज क्या है, इतिहास दर्शन है। वैज्ञानिकता के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इतिहास का अभिप्राय क्या है, घटनाओं का समूह का संकलन नहीं, बल्कि विकास क्रम का विवेचन। तो यहाँ पर इतिहास का अभिप्राय केवल ये नहीं है कि हमने घटनाओं को इकट्ठा कर दिया, बल्कि उनको विशेष तौर पर उनका विकास कैसे हुआ, उन घटनाओं का आगमन कैसे हुआ, कैसे घटनाएं घटित हुई, उसका परिणाम क्या हुआ, उसका विवेचन करना पूर्ण रूप से। यहाँ पर डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं कि इतिहास दर्शन उन दृष्टिकोणों, विचारों व अध्ययन पद्धतियों के समूह का सूचक है जिसका प्रयोग इतिहास के अध्ययन से संबंधित है। डॉक्टर नगेंद्र का यह भी विचार है कि संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसका संबंध इतिहास से न हो, अतः साहित्य भी इतिहास से संबद्ध है। तो यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि संसार में कुछ भी ऐसा नहीं जिसका एक हिस्ट्री, एक इतिहास ना हो। तो जो साहित्य है वो भी किससे संबंध है, इतिहास से। किसके विचार हैं, डॉक्टर नगेंद्र के विचार हैं। साहित्य के इतिहास का आधार की अगर बात करें तो आधार क्या है, साहित्य के विकासशील स्वरूप की धारणा, यानी साहित्य ने विकास कैसे किया उस स्वरूप को जानना क्या है, साहित्य का इतिहास है। इसका अभिप्राय ये है कि साहित्य के इतिहास में साहित्य की विकासमान परंपरा, उसके उद्भव से आज तक की स्थिति का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। यानी जहां से हमारा साहित्य शुरू हुआ है, प्रारंभ हुआ है, उससे लेकर वर्तमान स्थिति उसकी क्या है, इसका अगर हम क्रमानुसार अध्ययन करें तो वो क्या कहलाता है, साहित्य का इतिहास कहलाता है। साहित्य और इतिहास दृष्टि किसकी पुस्तक है, मैनेजर पांडे की पुस्तक है ये। इसमें ये क्या कहते हैं कि साहित्य और इतिहास के अंतर संबंधों पर लिखते हुए कहते हैं कि साहित्यिक रचनाएं इतिहास के भीतर होती हैं और इतिहास का निर्माण भी करती हैं। रचना का अस्तित्व इतिहास के भीतर होता है, इतिहास के बाहर नहीं। यानी कोई भी रचना है उसका विकास कहाँ होता है, इतिहास में ही होता है। कृतियों की उत्पत्ति में इतिहास की सक्रिय भूमिका होती है और पाठकों द्वारा उनके अनुभव तथा मूल्यांकन का इतिहास उनके जीवन का इतिहास होता है। कलाकृतियाँ अपने सामाजिक संदर्भ की उपज होती है, लेकिन महत्वपूर्ण कलाकृतियाँ अपने संदर्भ से परे भी सार्थक सिद्ध होती है।
देखिए, जो भी रचनाएं होती हैं वो सामाजिक संदर्भ की उपज कैसे होती है कि समाज के ढांचे में जो भी घटनाएं घटित हो रही है वो किसको प्रभावित करती है, मानव जीवन को प्रभावित करती है। फिर वो मानव जीवन का कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र है, सामाजिक क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र है, प्रशासनिक क्षेत्र है, सब पर ये प्रभाव डालती है। तो वो क्या है, इसीलिए वो क्या होती है, सार्थक होती है। ये किसके विचार हैं, मैनेजर पांडे के विचार हैं। साहित्य और इतिहास दृष्टि इनकी पुस्तक है जिसमें इन्होंने इस विचारों को शामिल किया है। अब बात करते हैं कि साहित्य इतिहास का दर्शन। देखिए, इतिहास दर्शन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस शब्द का विद्वानों में मतभेद है कि सबसे पहले प्रयोग किसने किया, लेकिन सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया है, वोल्टेयर को स्वीकार किया गया है कि सबसे पहले पाश्चात्य विचारक वोल्टेयर ने साहित्य इतिहास दर्शन का प्रयोग किया था। प्राय इतिहास में हम राजनीतिक और सांस्कृतिक घटनाओं की चर्चा करते हैं, परंतु साहित्य इतिहास में निहित इन तत्वों को हम मानव जीवन से जोड़कर देखते हैं। साहित्य इतिहास का अर्थ है साहित्य का इतिहास, जो कि युग बोध की तत्कालीन परिस्थितियों से संबंध होकर भी भविष्य की ओर संकेत करता है। यानी है तो ये तत्कालीन परिस्थितियों से प्रभावित, लेकिन संकेत किसकी ओर करता है, भविष्य की ओर। यही कारण है कि पाश्चात्य निबंधकार बेकन ने स्वीकार किया है कि साहित्य इतिहास मानव संस्कृति के विकास का अविभाज्य अंग है। वही साहित्य इतिहास सफल कहा जा सकता है जिसे साहित्य की विधाओं के साथ साथ अतीत के धर्म, दर्शन, राजनीति, समाज आदि का भी अच्छा ज्ञान हो। तो कौन सा इतिहास सफल इतिहास है या कौन सा इतिहास वास्तव में अगर देखें जो साहित्य की विधाओं के साथ, विधाएं क्या होती है, जैसे कहानी है, कविता है, या काव्य के साथ साथ अगर या कहीं गद्य और पद्य दोनों की जो रचनाएं हैं उनके साथ साथ वो अतीत में धर्म के बारे में भी ज्ञान दे, दर्शन के बारे में भी बताए, राजनीति कैसी चल रही थी, समाज में क्या घटनाएं घटित हो रही थी, उन सब का भी अच्छी तरीके से जो ज्ञान कराए, वही क्या है, साहित्य इतिहास दर्शन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या मानते हैं कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। देखिए, कहने का भाव क्या है कि साहित्य क्या है, जो जनता के मन के भाव हैं उनका प्रतिबिंब ही क्या होता है, साहित्य। देखिए, जनता में जो लेखक है वो कहाँ से आते हैं, समाज से आते हैं। एक समाज में रहते हुए व्यक्ति विशेष को जब आसपास की परिस्थितियों से कुछ ऐसी बातें जो उनके मन पर प्रभाव डालती है, उन्हीं को अपनी कृतियों में शामिल करते हैं, और वही कृतियां या वो रचनाएं क्या बनती है, साहित्य बनती है। तो यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन या बदलाव आता है। जैसे जैसे लोगों की सोच बदलेगी, साहित्य में भी बदलाव आएगा। आदि से लेकर अंत तक, यानी शुरू से लेकर आखिर तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपराओं को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना यानी तालमेल दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। ये किसके विचार हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के, और ये परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। तेन क्या मानते हैं कि किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराएं, राष्ट्रीय और सामाजिक स्थितियों और परिस्थितियों को समझना आवश्यक है। यानी साहित्य के इतिहास को जब हम समझना चाहते हैं, मान लीजिए हम गोदान को पढ़ना चाहते हैं, गोदान को समझना चाहते हैं, तो जब हम गोदान को पढ़ रहे हैं उस समय जातियों में क्या परंपराएं हैं, हमारे राष्ट्र में क्या चल रहा है, समाज कितने वर्गों में विभाजित है, धर्म समाज को कैसे प्रभावित कर रहा है, राजनीति समाज को कैसे प्रभावित कर रही है, समाज में नारी की दशा और दिशा क्या है, धर्म की स्थिति क्या है, ये इसके साथ साथ जो जातिगत भेदभाव है या विचारधारा है वो क्या है, इन सब पर विचार किया जाता है। किसमें, जब हम गोदान को पढ़ेंगे तो हम ये सारी चीज़ों से अवगत होंगे। तो ये चीज़ें क्या है, इन सब को समझने से ही हम किसी कृति को समझ सकते हैं, उस मूल भाव को समझ सकते हैं। तो तेन ये मानते हैं कि किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय, राष्ट्रीय, सामाजिक स्थितियों और परिस्थितियों को जानना या समझना आवश्यक है, जरूरी है। डॉक्टर नगेंद्र भी कहते हैं कि हम साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन मानवीय क्रियाकलापों के आधार पर न करते हुए ऐतिहासिक दृष्टि से करते हैं।
साहित्यिक रचनाओं से हम साहित्यकारों की सृजनात्मक क्रियाओं तथा प्रवृत्तियों को जान पाते हैं, यानी जो उनके लिखने की क्रियाएं हैं और उनकी जो विशेषताएं हैं। अतः यदि हम साहित्यिक रचनाओं के इतिहास को समझना चाहते हैं तो उनके रचयिताओं से संबंधित परिस्थितियों को जानना आवश्यक होगा। यानी जो रचनाकार है वो किन परिस्थितियों से जुड़े हुए हैं उनको जानना जरूरी होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई भी रचनाकार समाज का एक हिस्सा है, वो समाज की परिस्थितियों से प्रभावित होकर ही कोई रचना का लेखन करता है और रचना में उसी समाज का जो प्रतिबिंब है वो दिखाई देता है। इसी प्रकार डॉक्टर विशंबर नाथ उपाध्याय क्या कहते हैं? विशंबर नाथ उपाध्याय जी बताते हैं कि साहित्य इतिहास दर्शन सामान्य इतिहास दर्शन के समानांतर होता है, उसी के समान होता है। साहित्य के इतिहास लेखन को उस सामाजिक संदर्भ का ध्यान रखना चाहिए जिससे वह साहित्य प्रादुर्भूत हुआ है, उत्पन्न हुआ है या उससे उसका आगमन हुआ है। सामाजिक संदर्भ यानी सामाजिक जो विषय हैं, मुद्दे हैं, उन्हीं से तो साहित्य आया है, क्योंकि समाज ही किसको प्रभावित करता है? साहित्य को प्रभावित करता है। तो ये किसके बारे में है? साहित्य इतिहास दर्शन, यानी साहित्य इतिहास से संबंधित जो विचार हैं वो किससे प्रभावित हैं और रचनाएं कहाँ से आती है, इसके बारे में हम यहाँ परिभाषाओं से जान रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने जाना कि इतिहास क्या है, साहित्य इतिहास दर्शन क्या है, इसे हमने परिभाषाओं से जाना। अब हम कल जो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी उसमें हम जानेंगे कि साहित्य इतिहास दर्शन लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और डॉक्टर नगेंद्र के विचारों के आधार पर हम ये प्रश्न आगे करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। थोड़ी सी शब्दावली आपको कठिन लग सकती है, लेकिन आप जैसे मैं बोलकर बता रही हूँ तो आप उन सरल शब्दों का भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।